अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आस्था और मूर्खता दोनों में बहुत अंतर है। आप कितने भी बड़े आस्तिक हो, मगर ईश्वर के भरोसे खाई में नहीं कूद सकते। ये कॉमन सेंस है। लेकिन फ्रांस के महान दर्शन शास्त्री वॉल्टर कह गए हैं, लू सेंस कॉम्यून नेस पासी कॉम्यून, यानी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हमसे उच्चारण में कोई गलती हुई हो तो माफ करें। आज हम आपको एक ऐसे इंसान का किस्सा सुनाएंगे जिस पर ये कॉमन सेंस में डब्बा गोल वाली लाइन फिट बैठती है। वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ शायद अपने देश के सबसे मूर्ख आदमी भी हैं। जब कोरोना आया तो इन्होंने जनता से कहा, टेंशन नको, ये बीमारी काल्पनिक बातें हैं। एकमात्र सच्चाई है ईश्वर, उसका नाम लो, पूजा पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। देश में लोग कोरोना से मरते रहे, मगर राष्ट्रपति ने कहा, कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, हमारे यहाँ तो सब बढ़िया है। राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि उनका देश कोरोना की वैक्सीन नहीं खरीदेगा, क्योंकि वैक्सीन से होता जाता कुछ नहीं, नाहक पैसे बर्बाद होते हैं। करीब 1 साल तक कोरोना डिनायल का ये ड्रामा चलता रहा। फिर एक रोज राष्ट्रपति को भी कोरोना हो गया। बीमार पड़ते ही वो लापता हो गए। किसी को पता नहीं कि राष्ट्रपति कहाँ गए। अब पता चला है कि दूसरों को ईश्वर पर भरोसा रखने का उपदेश पिलाने वाले राष्ट्रपति अपने इलाज के लिए चुपके से विदेश भाग गए। उनकी हालत सीरियस है, वो शायद कोमा में है। ये काम क्या मामला है, इससे भारत का क्या संबंध है, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। रजनीकांत की एक फिल्म है रोबोट। इसमें रजनी ऐश्वर्या को देखते हुए एक गाना गाते हैं। इसकी पंक्तियां हैं, किलीमंजारो लड़की पर्वत की यारो, इसका रूप निहारो। इस विचित्र लिरिक्स में एक शब्द आपने सुना, किलीमंजारो। साहित्य पढ़ने वालों को शायद इस शब्द पर हेमिंग्वे की एक कहानी याद आ जाए, द स्नोज ऑफ किलीमंजारो, जिसमें हैरी नाम का राइटर गैंग्रीन से मरता हुआ रेस्क्यू जहाज की राह देख रहा है। क्या है किलीमंजारो? ये है 19,341 फुट ऊंची बर्फ से ढका एक ज्वालामुखी, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। फ्री स्टैंडिंग माने ऐसा पहाड़ जो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, वो अकेला आजाद खड़ा है। किलीमंजारो पर बर्फ का होना एक अजूबा है, क्योंकि किलीमंजारो पड़ता है इक्वेटर के पास। इक्वेटर माने धरती को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा। इक्वेटर के पास खूब गर्मी पड़ती है, इसलिए किलीमंजारो पर बर्फ होना अचंभा था। ये बर्फ, ये पहाड़ अफ्रीका की सबसे सेलिब्रेटेड निशानियों में शुमार हो गया। कहाँ है किलीमंजारो? पूर्वी अफ्रीका में एक देश है तंजानिया, इक्वेटर लाइन के बिल्कुल दक्षिण में बसा हुआ एक बड़ा देश। इसके दक्षिण में है मोजाम्बिक, उत्तर पूर्व में है केन्या, दक्षिण पश्चिम में है जाम्बिया और पश्चिम में पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तंजानिया की उत्तरी सीमा मिलती है अफ्रीका के सबसे विशाल झील लेक विक्टोरिया से। यही झील नदी का सबसे प्रमुख स्रोत है। जिस बरस यूरोप ने भारत को खोजा था, उसी बरस तंजानिया की भी डिस्कवरी हुई थी, यानी 1498 में। भारत और तंजानिया दोनों में एक और सेम पिंच है। हम दोनों को खोजने वाला जहाजी एक ही था, वास्को ड गामा। सदियों तक ये देश यूरोपीय मुल्कों की कॉलोनी रहा। कभी पुर्तगाल तो कभी जर्मनी इसके आका बने रहे। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को इसका कंट्रोल मिल गया। इस दौर में तंजानिया कहलाता था तेंगनिका। ये देश आजाद हुआ 1961 में। 2 बरस बाद हिंद महासागर में बसे उसके एक पड़ोसी द्वीप जंजीबार को भी आजादी मिल गई। अब तेंगनिका और जंजीबार ने एक होने का फैसला किया। 1964 में इन दोनों भूभागों का एकीकरण हुआ और नया देश कहलाया यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तंजानिया की इंग्लिश स्पेलिंग देखिए, TANZANIA। इस स्पेलिंग में शुरुआती 3 अक्षर यानी TAN तेंगनिका से लिए गए हैं। अगले 3 शब्द यानी ZAN को उठाया गया है जंजीबार से। दोनों को मिलाकर बना तंजानिया, यानी तंजानिया नाम में इन दोनों लैंड मासेस का मिश्रण है। इस अरेंजमेंट में जंजीबार है तो तंजानिया का हिस्सा, मगर उसके पास आंशिक स्वायत्तता है। आजादी के बाद तंजानिया एक रिपब्लिक बना। इसके पहले राष्ट्रपति बने जूलियस न्येरेरे। आप न्येरेरे को तंजानिया का राष्ट्रपति कह सकते हैं। उन्होंने तेंगनिका के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया, फिर जंजीबार और तेंगनिका के यूनिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाई। राष्ट्रपति बनकर उन्होंने एथनिक विविधता वाले तंजानिया में राष्ट्रीय पहचान विकसित की। उसे अफ्रीका के कई और देशों की तरह एथनिक वायलेंस और सिविल वॉर की चपेट में आने से बचाया। आम लोगों की परवाह करने वाली आर्थिक नीतियों पर जोर दिया, राष्ट्रहित को सर्वोच्च वरीयता दी।
कोल्ड वॉर के दौर में भी न्येरे ने गुट निरपेक्षता बनाए रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्याय और मानवाधिकार जैसे मुद्दों के लिए खड़े रहे। इतना ही नहीं, जब न्येरेरे को लगा कि उनकी आर्थिक नीतियां सफल नहीं हो रही तो 1985 में उन्होंने अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ दी। इस वक्त तक तंजानिया कहने को तो रिपब्लिक था, मगर उसके राजनीतिक सिस्टम में केवल एक ही पार्टी की जगह थी। इसका नाम था पार्टी ऑफ द रेवोल्यूशन। ये पार्टी तेंगनिका और जंजीबार दोनों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को मर्ज करके बनाई गई थी। न्येरेरे के रिटायरमेंट के 7 साल बाद 1992 में तंजानिया के संविधान में एक जरूरी बदलाव हुआ। वन पार्टी शासन का नियम हटाकर बहुदलीय व्यवस्था लाई गई। 1995 में यहां पहली बार बहुदलीय चुनाव हुए। ऐसा लगा कि तंजानिया में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, मगर यह भरोसा गलत साबित हुआ। तंजानिया, खासतौर पर जंजीबार का सेमी ऑटोनॉमस इलाका चुनावी धांधलियों का गढ़ बन गया। धांधली के मुद्दे पर कई बार हिंसा भी हुई। लोकतंत्र में बाधा के अलावा तंजानिया पॉलिटिकल क्लास के भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गया। अब आते हैं मूल सवाल पर, हम तंजानिया का ये अतीत आज क्यों बांच रहे हैं? आपको याद है एपिसोड की शुरुआत में हमने एक राष्ट्रपति का जिक्र किया था जो कोरोना को बेसिर पैर की अफवाह मानता था। कहता था ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मगर जब अपनी बारी आई तो राष्ट्रपति इलाज के लिए चुपचाप विदेश भाग गए। ये प्रसंग तंजानिया से ही जुड़ा है। इस राष्ट्रपति का नाम है जॉन मागुफुली। वो 2015 से ही तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। उनका प्रचलित नाम है बुलडोजर। 2015 में राष्ट्रपति बनने के समय लोग दाद देते हुए उनको बुलडोजर पुकारते थे। तब बुलडोजर का मतलब था सख्त नेता जो भ्रष्टाचार मिटाएगा, काम करके दिखाएगा। मागुफुली ने भ्रष्टाचार तो कुचला, मगर इत्तेफाक ऐसा कि करप्शन के मामलों में बस उनके दुश्मनों और विरोधियों ने ही सजा पाई। दोस्तों और सहयोगियों का करप्शन बेचारे मागुफुली को नजर ही नहीं आया। इसके अलावा मागुफुली ने जो एकमात्र बड़ा काम किया वो था नागरिक अधिकारों पर बुलडोजर चलाना। तंजानिया में उनकी आलोचना करने, उनके कामकाज पर सवाल उठाने का मतलब था कि किसी दिन सादी वर्दी वाले पुलिस अधिकारी रात बिरात आपके घर पहुंचेंगे, आपको किडनैप करके ले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। वहां मागुफुली की नीतियों पर सवाल उठाने वाले कई पत्रकारों का यही अंजाम हुआ है। कई पत्रकार तो सालों से लापता है। मागुफुली कई अखबारों, न्यूज चैनलों और रेडियो स्टेशनों में ताला लटकवा चुके हैं। पत्रकारों जैसा ही हाल विपक्ष का भी है। सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर उन्हें रैली नहीं करने दी जाती। विपक्षी नेताओं को कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कईयों पर गोलियां भी चलती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है टुंडू लिसू। वो तंजानिया की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे। 6 से ज्यादा बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। किस इल्जाम में? राष्ट्रपति मागुफुली के अपमान के आरोप में। टुंडू कहते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है, उनकी जान खतरे में है। ये खतरे वाली आशंका 7 सितंबर 2017 को सच साबित हो गई। टुंडू संसद सत्र में हिस्सा लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ हमलावरों ने दिन दहाड़े उन पर गोली चलाई। ये इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में वहां कई विपक्षी नेता गायब किए जा चुके हैं। पत्रकार और विपक्षी नेता अकेले भुक्तभोगी नहीं है, आम नागरिकों का भी यही हाल है। 2-3 साल पहले वहां एक गाना चला। इसमें एक सवाल था कि क्या हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बची है। गाना बनाने वाले को तुरंत ही सवाल का जवाब भी मिल गया। कैसे? पुलिस ने इस गाने की बिना पर उसे अरेस्ट कर लिया। उसके गाने को भी बैन कर दिया गया। ऐसा ही हाल हुआ IMMA नाम की एक कंपनी का। ये कंपनी लॉ फर्म थी, सरकार पर दायर होने वाले केस प्रोसेस करती थी। शायद यही वजह थी कि एक रोज कुछ अज्ञात हमलावरों ने इस फर्म के दफ्तर पर बम फोड़ दिए। आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति जॉन मागुफुली तानाशाह इन मेकिंग है। कुछ अन्य आलोचक इस स्टेटमेंट को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि मागुफुली को डिक्टेटर इन मेकिंग कहना गलत है, उनको सीधे डिक्टेटर ही कहा जाना चाहिए। मगर आज के एपिसोड में हमारा फोकस मागुफुली इन जनरल नहीं है। हमारा मुद्दा है एक पर्टिकुलर एरिया। इसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना पर मागुफुली की पॉलिसी इतनी भीषण थी कि लोगों ने कहा कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो खुद मागुफुली है। क्या है इस बयान की वजह? कोरोना की शुरुआत से ही मागुफुली का बर्ताव विचित्र था। बोलते थे कोरोना अफवाह है, इससे जुड़े खतरे काल्पनिक हैं। मागुफुली का कहना था कि तंजानिया के लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उनका ईश्वर सजीव है, वो तंजानिया को हर बला से बचाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि बढ़िया खाएं और खूब प्रार्थना करें। उन्होंने लोगों को एक हर्बल टी का भी नाम बताया। कहा कि ये वाली चाय पीने और गर्म पानी की भाप लेने से वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
मागुफुली का दावा था कि तंजानिया कोरोना मुक्त है। यह दावा सरासर गलत था, इसलिए कि तंजानिया ने कभी कोरोना का डेटा ही नहीं दिया दुनिया को। कोरोना मरीजों से उसकी गिनती 509 पर अटक गई आकर, उससे आगे कभी बढ़ी ही नहीं। WHO उससे डेटा मांगते हुए गिड़गिड़ाता रहा, मगर मागुफुली टस से मस ना हुए। बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह फालतू के चोचले हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं तंजानिया को। उन्हें कोई मास्क पहने दिख जाता तो भड़क जाते, बिन मास्क लगाए घूमने वालों की तारीफ करते। अफ्रीकी देशों ने जब कोरोना जांच वाली किट भिजवाई तंजानिया, तो मागुफुली ने मजाक उड़ाया। उनके लिए ये भी टेस्ट किट कूड़े से भी बेकार थी। ऐसा ही रवैया वैक्सीन पर भी था उनका। तंजानिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपति से कहा कि पूरी दुनिया वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रही है, हमें भी थोड़ा हाथ पैर हिलाने चाहिए। इस पर राष्ट्रपति का जवाब था कि वैक्सीन तो पश्चिमी देशों की साजिश है। वैक्सीन के नाम पर वेस्टर्न मुल्क अफ्रीका की दौलत लूटना चाहते हैं। मागुफुली के मुताबिक अगर वैक्सीन सच में असरदार होती तो एड्स, टीबी, मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों की भी वैक्सीन बन जाती। WHO से लेकर तंजानिया के पड़ोसी सब परेशान थे। सबका मानना था कि तंजानिया बहुत विस्फोटक स्थिति में है। कोरोना के चलते यहाँ बहुत मौतें हो रही हैं, मगर जानकारी बाहर नहीं आने दी जा रही। राष्ट्रपति की मूर्खताओं पर तंजानिया की जनता भी सिर धुन रही थी। सोचिए, राष्ट्रपति लोगों से चर्च की शरण में जाने को कह रहे थे, और चर्च जिसका काम ही है ईश्वर को हर चीज का समाधान बताना, वो लोगों को साइंस याद दिला रहा था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट कर रहा था। राष्ट्रपति मागुफुली का यह खतरनाक ड्रामा करीब 1 बरस चला। फिर फरवरी 2021 में एकाएक उनका स्वर बदल गया। उन्हें एकाएक ब्रह्मज्ञान हुआ कि कोरोना सच में एक बीमारी है। ये बात है 21 फरवरी 2021 की। इस रोज मागुफुली का बयान आया। इसमें उन्होंने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। कहा कि फेस मास्क पहनना शुरू कर दो। राष्ट्रपति के इस हृदय परिवर्तन का राज था कोरोना से हुई कुछ हाई प्रोफाइल मौतें। इनमें एक नाम था सईफ शरीफ हमाद। वो जंजीबार के उपराष्ट्रपति थे। फरवरी 2021 में कोरोना से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति मागुफुली के चीफ सेक्रेटरी की भी कोरोना से मौत हो गई। 21 फरवरी को इन्हीं चीफ सेक्रेटरी के अंतिम संस्कार पर राष्ट्रपति ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की, मगर इस अपील में भी उन्होंने कोरोना का नाम नहीं लिया। कहा एक सांस की बीमारी है, वो हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मास्क पहनिए और 3 दिन तक प्रार्थनाएं कीजिए, ताकि हमारी सम्मिलित प्रार्थना इस बीमारी को हरा दे। इस बयान के कुछ रोज बाद एक अजीबोगरीब घटना हुई। राष्ट्रपति मागुफुली एकाएक नजर आना बंद हो गए। 27 फरवरी को उन्होंने आखिरी बार देखा गया। इस बात को 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है। इतने दिनों से मागुफुली पब्लिक में नजर नहीं आए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। देश का राष्ट्रपति कहाँ है किसी को पता नहीं। उनकी सरकार, साथी, मंत्री और प्रवक्ता सब इस मुद्दे पर चुप हैं। कोई कुछ भी नहीं बता रहा। बीते रोज इसी गुमशुदगी से जुड़ी एक खबर आई। पता चला कि मागुफुली को कोरोना हो गया है। वो इलाज करवाने चुपचाप विदेश चले गए हैं। पहले उन्होंने केन्या में इलाज करवाया, मगर हालत और बिगड़ी तो वो इलाज के लिए कहीं और चले गए। कहां? हमारे देश भारत में। खबरों के मुताबिक मागुफुली चुपके से भारत में इलाज करवा रहे हैं। किसने दी है ये खबर? आपको याद है तंजानिया के विपक्षी नेता टुंडू लिसू, जिनके ऊपर 2017 में जानलेवा हमला हुआ था, उन्होंने ही मागुफुली से जुड़ा ये अपडेट दिया है। टुंडू लिसू ने बताया कि उन्हें मेडिकल और सिक्योरिटी सूत्रों से ये जानकारी मिली है। टुंडू के मुताबिक राष्ट्रपति की स्थिति बेहद गंभीर है। वो 10 मार्च से ही कोमा में है। टुंडू ने इससे जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं दिया है, मगर इतने दिनों से राष्ट्रपति की गुमशुदगी, उनसे जुड़े सवालों पर तंजानियन सरकार की चुप्पी, इन संकेतों से लगता है कि ये खबर सच हो सकती है। इस खबर से जुड़ी एक अपुष्ट कंफर्मेशन केन्या से भी आई है। वहां नेशन नाम का एक अखबार है, उसने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफ्रीका का एक लीडर केन्या की राजधानी नैरोबी स्थित एक अस्पताल में भर्ती था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। राष्ट्रपति मागुफुली भारत में है या नहीं, इस पर भारत ने भी फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कुल मिलाकर काफी रहस्य बढ़ता जा रहा है इस पर। इस चुप्पी की सबसे बड़ी वजह तो शायद मागुफुली के पुराने बयान ही हैं। उन्होंने जनता को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। कहा प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, उससे बीमारी ठीक हो जाती है। सोचिए, अगर विदेश में इलाज करवाने वाली बात सही निकलती है तो इसका क्या मतलब होगा कि अपनी बारी आई, खुद की जान पर बनी तो राष्ट्रपति ईश्वर के भरोसे नहीं बैठे रहे। वो जिस साइंस का मखौल उड़ाते थे, अपने इलाज के लिए उसी विज्ञान की शरण में गए। तंजानिया की जनता को अपने राष्ट्रपति की स्थिति जानने का पूरा अधिकार है। अभी तो यह भी नहीं मालूम कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश का कामकाज किसके भरोसे है। तंजानिया की 6 करोड़ की आबादी इस तरह अंधेरे में नहीं रखी जा सकती। बहुत देर ही सही, मगर कम से कम अब वहां सरकार को कोरोना से निपटने पर गंभीरता दिखानी चाहिए। कोरोना संक्रमण और इसके चलते मारे गए लोगों का सही डेटा जारी करना चाहिए। WHO और अफ्रीकन यूनियन जैसी संस्थाओं से मदद लेनी चाहिए। नटशेल में कहें
तो साइंस को उसका काम करने देना चाहिए। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहां एक बार फिर हमलावरों ने लड़कियों की किडनैपिंग कर ली है। ये वारदात 12 मार्च की तड़के सुबह हुई। हथियारबंद हमलावरों ने एक कॉलेज पर अटैक किया। वो करीब 100 छात्राओं को किडनैप करके साथ ले गए। नाइजीरिया में ऐसी वारदातें आम हो गई हैं। इसकी वजह है किडनैप किए गए लड़के लड़कियों के बदले सरकार से मिलने वाली फिरौती। राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो फिरौती की अपनी पॉलिसी पर पुनर्विचार करें। फिरौती की जगह स्कूलों और कॉलेजों को सुरक्षित करने पर ध्यान दें। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां एक सीक्रेट कैमरे पर हंगामा बरपा हुआ है। हुआ यह है कि 11 मार्च को यहां एक पोलिंग बूथ के भीतर हिडन कैमरा मिला। इसे खोजने का दावा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सदस्यों ने। 12 मार्च को इस मुद्दे पर सेनेट में खूब हंगामा मचा। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि यह सीक्रेट कैमरा सरकार ने ही लगवाया था। इसके जवाब में इमरान खान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद तो चोर है, लेकिन जताता यूं है मानो बड़ा पीड़ित हो। फराज ने कहा कि विपक्ष को कैसे पता चला कि हिडन कैमरा लगा था, जरूर उन्होंने खुद ही लगाया होगा और अब नाहक हल्ला मचा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर ट्विटर पर लोग खूब मौज ले रहे हैं। तीसरी सुर्खी इजरायल से है। इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी वॉर से जुड़ा एक नया आंकड़ा सामने आया है। इसके मुताबिक पिछले 2 साल के भीतर इजरायल ने 1 दर्जन से ज्यादा ईरानी जहाजों पर बमबारी की। ये जहाज ईरान का कच्चा तेल लादकर सीरिया की ओर जा रहे थे। कुछ जहाज ऐसे भी थे जिनके मार्फत ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा था। हमले के तरीकों में रेड सी जैसे समुद्री इलाकों में बारूदी सुरंग बिछाने जैसे तरीके भी शामिल हैं। ये संख्या बताई है वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने। इजरायल सीरिया के भीतर ईरानी फोर्सेस पर हवाई हमले करता रहा है, मगर समुद्र में भी उसने ईरान के विरुद्ध इतना बड़ा फ्रंट खोला हुआ है, ये जानकारी पहले नहीं थी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।